सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय है, जिसका कोड नंबर 336 है, इस विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने डाटा एंट्री का पेपर डाला था जो कि 2022 का था, जिसमें आपको बताया था किस तरह का पेपर का पैटर्न आपके एग्जाम में आता है। तो उसी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है तो उस पेपर का ही ये सोल्यूशन है। तो अभी एक दो पेपर का सोल्यूशन और आपके एग्जाम से पहले डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। और कुछ उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। देखिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है, पहला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे प्रश्न आपको वैसे ही पूछा जा सकता है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन में रिक्त स्थान हिस्से में दिखाई देता है। तो डैश डैश यानी कहाँ पर दिखाई देता है, तो यहाँ के निचले हिस्से में। तो टास्क बार जो होता है सामान्य स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सहायता हेल्प के लिए कीवर्ड शॉर्टकट कौन सी है। तो आपको खाली स्थान में लिखना है कि वो है F1। कौन सी शॉर्टकट की है, वो F1। अगला है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट को क्या कहते हैं। ठीक है, ये खाली स्थान में हमें क्या लिखना है। तो इसमें कंट्रोल प्लस होम। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम को हम दबाएंगे तो कर्सर को शुरुआती लाइन में ले जाएंगे। अगला है, मेल मर्ज में 3 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो ये हमें बताना, ए हमें बताना, बी है डाटा स्रोत, सी है मर्ज दस्तावेज। तो इसमें मुख्य दस्तावेज आएगा इसका आंसर। तो ये तीनों मिलकर जो है मेल मर्ज के दस्तावेज होते हैं। अगला है, एक्सेल सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला डैश डैश दस्तावेज है, यानी कौन सा दस्तावेज है ये। तो वो होगा डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो है वो ही एक्सेल सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला दस्तावेज है। अगला प्रश्न है कि हमें रिक्त स्थान भरना है कि टैब फॉर्मेटिंग आवश्यकताओं के संदर्भ में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों को आसानी से उपलब्ध कराता है। तो वो होता है पैराग्राफ टैब। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में फॉर्मूलों की शुरुआत चिन्ह से होती है, यानी किस चिन्ह से होती है। तो उत्तर है बराबर वाला चिन्ह से होती है। जो बराबर वाला चिन्ह होता है उससे ही हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश आपको प्रेजेंटेशन बनाने में कई तरीके प्रदान करता है। तो क्या है, ऐसा क्या है कि जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने में कई तरीके प्रदान करता है। तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यह डैश जो है यानी कि रिक्त स्थान में आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या कार्य करता है। तो वो होता है प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य करता है। या फिर आपको प्रेजेंटेशन बनाने में कई तरीके प्रदान कौन करता है, तो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क है। तो वो होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट ऐसा है जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी या पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क है। अगला प्रश्न है जिसमें सही गलत हमें बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये वाक्य गलत है। अगला है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सरल होते हैं क्योंकि हमें कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी आंसर सही है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है, उसको ऑपरेट करना सरल होता है, जिसमें हमें कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग में कुंजी समूह CTRL+Z का उपयोग अंतिम किए गए कार्य को अंडू करने के लिए किया जाता है। तो ये वाक्य सही है। अगला है, किसी सूची की बुलेट और नंबर सूची बनाना फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। ये वाक्य गलत है। भैया, किसी भी सूची की बुलेट है, नंबर है, ये सूची बनाना तो फॉर्मेटिंग का हिस्सा, हम उसकी फॉर्मेटिंग करते। तो ये तो वाक्य जो है अगर फॉर्मेटिंग का हिस्सा है तो सही है, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज में डाटा स्रोत सृजित करने के लिए वर्ड टेबल तालिका अथवा एक्सेल वर्कशीट का उपयोग किया जाता है, ये किया जा सकता है। तो उत्तर है सही। अगला है, एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जिसमें अनेक वर्कशीट होती है। तो ये भी सही है कि ये एक वर्कबुक होती है जिसमें अनेक तरह की वर्कशीटें होती हैं। अगला प्रश्न है, हम एक्सेल के ऑटो फॉर्मेट सुविधा के गुणों में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट अपेक्षाकृत अनुपात या पूर्ण में कारक का कितना योगदान को प्रदर्शित करने में प्रयोग होता है। तो वो वाक्य सही है। अगला है, कीबोर्ड शॉर्टकट F5 का उपयोग स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। तो ये वाक्य भी सही है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज होता है। तो ये वाक्य गलत है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज नहीं होगा, है ना, लिटरेटिव होता है। आगे है,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखो, किसी दो को परिभाषित करना है, दोनों को परिभाषित करना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे विशिष्ट उपयोगकर्ता कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन और मल्टीमीडिया प्लेबैक। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना, तो इसके बारे में बताना है। तो उत्तर है दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग का मतलब दस्तावेजों की प्रस्तुति और लेआउट को व्यवस्थित करना है ताकि वे पठनीय और आकर्षित हो। जब भी दस्तावेज की फॉर्मेटिंग की जाती है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि इसमें ना अक्षरों को बोल्ड करना है, अक्षरों को कलर करना है कि कौन से अक्षर आपको चाहिए, अक्षरों की लाइनिंग सेटिंग करना है, ठीक के बॉर्डर बनाना है ना, आपके जो हाईलाइट करना है, ये सारे सिर्फ फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। इसमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलियन, अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज बदलना, पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट करना है, बुलेट और नंबर लिस्ट बनाना है और पेज मार्जिन सेट करना शामिल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित के संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है इनपुट उपकरण, तो इसकी संक्षेप में हमें टिप्पणी बतानी है। तो उत्तर है कि इनपुट उपकरण वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये डिवाइस उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। सामान्य इनपुट उपकरणों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेबकैम शामिल है। इन उपकरणों का उपयोग डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। स्प्रेडशीट की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो उत्तर है डेटा प्रबंधन और संगठन। देखो, स्प्रेडशीट की 3 विशेषताओं में पहली विशेषता डेटा प्रबंधन और संगठन। स्प्रेडशीट डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके सरल डेटा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है। ये तालिका प्रारूप उपयोगकर्ताओं को बड़े डेटा सेटों को स्पष्ट और संगठित तरीके से देखने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। फार्मूला और फंक्शन, तो स्प्रेडशीट में फार्मूला और फंक्शन भी होता है। तो स्प्रेडशीट में गणितीय, सांख्यिकीय, तार्किक और वित्तीय गणनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के फार्मूला और फंक्शन होते हैं। ये फार्मूला डेटा को जोड़ने, घटाने, औसत निकालने और डिजिटल विश्लेषण करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है इसी का अगला है चार्ट और ग्राफ। देखो, ये जो है स्प्रेडशीट की हम 3 विशेषता लिख रहे हैं। तो पहली विशेषता तो डेटा प्रबंधन संगठन हो गया, दूसरी है फार्मूला और फंक्शन हो गया, तीसरा चार्ट और ग्राफ्स। तो स्प्रेडशीट डेटा को विजुअल रूप से में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट और ग्राफ्स की सुविधा प्रदान करती है। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को डेटा का विश्लेषण और तुलना करने में मदद करती है, जिससे डेटा को समझना और प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है देखो, फॉर्मेट पेंटर का वर्कशीट फॉर्मेट में उपयोग। तो देखो, ये इसी का है ना, इसी प्रश्न का चौथे प्रश्न का चल रहा है जिसमें हमें लिखना था। देखो, चौथे प्रश्न में ये पढ़ा कि संक्षेप में टिप्पणी लिखनी थी। तो हमने इनपुट उपकरण पर संक्षेप में टिप्पणी देखी, स्प्रेडशीट की कोई 3 विशेषताओं पर टिप्पणी देखी हमने। अब है फॉर्मेट पेंटर का वर्कशीट फॉर्मेटिंग में उपयोग। तो उत्तर देखिए कि फॉर्मेट पेंटर एक उपयोगी टूल है जो एक सेल या रेंज की फॉर्मेटिंग को दूसरी सेल या रेंज में कॉपी करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग करके आप टेक्स्ट का फॉन्ट, रंग, बॉर्डर और अन्य फॉर्मेटिंग गुणों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यह टूल समय बचाने और समान फॉर्मेटिंग को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे दस्तावेज या वर्कशीट की सुसंगतता बढ़ती है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर जैसे कि टच स्क्रीन और मॉनिटर में क्या अंतर है? यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इन टच स्क्रीन में और मॉनिटर में क्या अंतर है? तो उत्तर है टच स्क्रीन। तो पहले हम टच स्क्रीन के बारे में जानेंगे। टच स्क्रीन क्या होती है? तो यह एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी है। उपयोगकर्ता सीधे स्क्रीन को छूकर इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसे आमतौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम और कुछ कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग किया जाता है। देखो, आप फ़ोन लेके तो वो भी स्क्रीन टच होता है। स्क्रीन को टच करके ही आप कोई भी फंक्शन, कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर चला सकते हो। टच स्क्रीन इशारों और स्पर्श के माध्यम से डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है। तो आप मान लो व्हाट्सएप पर चैट भी लिख रहे हो तो डेटा आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी अनुमति वो देता है। मॉनिटर क्या होता है? देखो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
यह मुख्य रूप से एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब कि कुछ डेटा उसमें होता है जिसको हमें दिखाता है। उपयोगकर्ता केवल स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं लेकिन सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप देखो कंप्यूटर का जो सेटअप होता है जिसमें मॉनिटर भी होता है ना, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो जो उसका मॉनिटर होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, वो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है। आप उसको टच करके उस पर कुछ भी लिख नहीं सकते, उसके लिए आपको कीबोर्ड चाहिए, है ना, माउस चाहिए। तो जो ये मॉनिटर है वो मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें जो भी जानकारी होती है वो हमें दिखाई देती है। हम सीधा मॉनिटर से ही हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, मॉनिटर को टच करके हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। मॉनिटर का उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिवाइसों में डिस्प्ले के लिए किया जाता है। तो ये जो मॉनिटर है आपके लैपटॉप में भी आता है, कंप्यूटर में भी आता है, और अन्य जो डिवाइस होते हैं जिसमें से डिस्प्ले यानी कि उसमें जो चीज़ें हैं वो हमें बताए दे बस, है ना, हम उसमें से पढ़ लें, इसके लिए किया जाता है। ये दृश्य सामग्री जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है कि हम कुछ उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ हम कमांड नहीं दे सकते। ठीक है, अगला है कॉलम चार्ट और पाई चार्ट में क्या अंतर है। ठीक है, ये हमें बताना। तो उत्तर है कॉलम चार्ट। यह डेटा को स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करता है। तो कॉलम चार्ट में क्या होता है, डेटा को स्तंभ, जैसे कि इस तरह से आपने कोई कॉलम बनाया और ये स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो भी कोई डेटा होगा इसको स्तंभ के रूप में भी प्रदर्शित करेगा। यहाँ संख्या लिखी हुई होती है और इधर भी संख्या लिखी हुई होती है। प्रत्येक कॉलम एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी ऊंचाई या लंबाई, मात्रा या मान को दर्शाती है। इसका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। ये समय के साथ डेटा में परिवर्तन को भी दिखा सकता है। अगला है पाई चार्ट। क्या होता है, देखो यह डेटा को एक वृत्त के खंडों के रूप में दिखाता है। मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त के खंडों में मान लो कोई आपको कोई प्रतिशत दिखाना, अंकों का प्रतिशत, मान लो कोई छात्र है ना, क्लास के अंदर 20 छात्र हैं, तो 20 छात्रों में मतलब है ना पास फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले को मान लो ये फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले हो गए, ये सेकंड डिवीजन हो गए, ये फेल वाले हो गए, ये थर्ड डिवीजन वाले हो गए। तो इस तरह से पाई चार्ट में दर्शाया जाता है कि कितने हुए। तो हो सकता है पाई चार्ट के अंदर जो है आपके पास होने वाले ज़्यादा हो। ठीक है, ये पास होने वाले स्टूडेंट हो गए जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ठीक है, थोड़ा कम है ऐसे जो कि फेल हुए हैं, कुछ इसमें है जो सप्लीमेंट्री आए, कुछ उसमें जो है ये तो एब्सेंट रहे हैं। इस तरह से पाई चार्ट के अंदर मतलब वर्ग के अंदर दर्शाया जाता है। तो प्रत्येक खंड एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आकार उस श्रेणी की मात्रा या प्रतिशत को दर्शाता है। इसका उपयोग पूरे का हिस्सा दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक श्रेणी का योगदान स्पष्ट होता है। ये सामान्यतः एक ही समय बिंदु पर डेटा के वितरण को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। नॉर्मल व्यू, यह तो पहले हम नॉर्मल व्यू के बारे में जानेंगे। तो यह व्यू प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड देखने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, स्लाइड पेन, स्लाइड थंबनेल पेन और नोट्स पेन। उपयोगकर्ता इस व्यू में स्लाइड्स को डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और सामग्री को संशोधित कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन बनाने और सामग्री को विस्तार से संपादित करने के लिए उपयुक्त है। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। यह व्यू सभी स्लाइड को एक ग्रिड में छोटे थंबनेल के रूप में दिखाता है। उपयोगकर्ता इस व्यू में स्लाइड्स को आसानी से खींच और छोड़ सकते हैं, पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं और समूह में स्लाइड्स पर कार्य कर सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन के समय प्रवाह को देखने और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है। स्लाइड के अनुसार अनुक्रम और संपूर्ण प्रेजेंटेशन की संरचना को संशोधित करने के लिए ये व्यू सबसे उपयुक्त है। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्न प्रश्न के उत्तर में देखेंगे टास्क बार क्या होता है। तो टास्क बार क्या है कि यह एक ग्राफिक एलिमेंट है जो आमतौर पर स्क्रीन के नीचे किनारों पर स्थित होता है। इसमें स्टार्ट मेनू, क्विक लॉन्च आइकन, स्क्रीन विंडो, सक्रिय विंडो और सिस्टम ट्रे यानी घड़ी, वाईफाई, वॉल्यूम आदि शामिल होते हैं। तो जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पर जो टास्क बार होता है उसके अंदर ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी सभी नाम उसमें दिए हुए होते हैं। तो हमें मान लो है ना क्विक लॉन्च आइकन होते हैं, कुछ मेन्यू होते हैं, सक्रिय विंडो होती है और है ना सिस्टम ट्रे जिसमें घड़ी, वाईफाई, वॉल्यूम आदि उसमें होते हैं। उपयोगकर्ता टास्क बार के माध्यम से खुले हुए प्रोग्राम और फोल्डर को स्विच कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में सुगमता और उत्पादकता को बढ़ाता है। अगला है लंबवत यानी कि वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखोगे कि एक तो लंबवत होता है, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, क्षितिज होता है। तो लंबवत यानी कि जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं, स्क्रॉल बार क्या होता है। तो देखो अगर हमें कोई फाइल चलानी है आगे, ठीक है, फाइल चलानी तो हम यहाँ पर इस तरफ भी होता है, तो इस तरफ पर हम क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे हम माउस के जरिए, उसको इस फाइल को हम ऊपर खिसकाएंगे तो ये हमें आगे के पेज वो स्क्रॉल होता जाएगा। जैसे आप इसकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल की भी स्क्रीन है, तो आपको कोई भी जो वीडियो वगैरह कुछ भी देखना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, तो आप इसको ऊपर खिसकाओगे तो ऊपर नीचे की सारी जानकारी आपको दिखती जाएगी। तो ऐसा इसमें भी है। तो ये होता है आपका क्या हो गया, ये लंबवत हो गया। अगर आपको इस तरह से ना खिसका के, कई लोग ऐसे भी खिसकाते हैं, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं तो पीछे आगे की आते हैं, तो ये हो गया आपका वर्टिकल। ये हो गया आपका, इस तरह से खिसकाओगे तो हो गया वर्टिकल। और ऊपर की तरफ आप खिसका रहे हो तो ये हो गया आपका ऊपर की खिसका तो ये होगा वर्टिकल, और साइड में कर रहे हो तो ये होगा आपके है ना हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षितिज बोलते हैं। देखो स्क्रीन की बाईं या दाएं किनारे पर स्थित होता है, तो ये कहाँ पर होता है, स्क्रीन जो है उसकी या तो बाएं किनारे पर या फिर दाएं किनारे पर स्थित होता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स, पेज, वेब पेज या किसी अन्य सामग्री को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से लंबी सामग्री को देखने के लिए आवश्यक होता है, जो कि एक स्क्रीन पर पूरी नहीं दिखती। जब कोई एक स्क्रीन पर पूरी दिखाई नहीं देती है तो फिर हम उसको आगे खिसकाने के लिए करते हैं। क्षितिज स्क्रॉल बार, तो क्षितिज स्क्रॉल बार क्या होता है कि यह स्क्रीन के निचले किनारे पर स्थित होता है। इसका उपयोग सामग्री को बाएं और दाएं स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो ये बाएं और दाएं स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, कभी हम दाएं भी कर सकते हैं, कभी बाएं, ठीक है। ये चौड़ी सामग्री को देखने के लिए उपयोगी होता है जो एक स्क्रीन पर पूरी नहीं दिख आती है। अगला है मेल मर्ज में दस्तावेज के प्रकार कौन से हैं। तो मेल मर्ज में जो दस्तावेज के प्रकार है वो है, पहला है मुख्य दस्तावेज। कौन सा है, पहला है मुख्य दस्तावेज। तो यह वह दस्तावेज होता है जिसमें स्थित सामग्री और मेल मर्ज फील्ड्स होते हैं, उदाहरण पत्र, ईमेल, लेबल्स या लिफाफे। दूसरा डेटा स्रोत, यह एक फाइल होती है जिसमें व्यक्तिगत डेटा होता है जिसमें मुख्य दस्तावेज में मर्ज किया जाता है, उदाहरण स्प्रेडशीट, डेटाबेस या संपर्क सूची। अगला है मेल मर्ज दस्तावेज, ये अंतिम आउटपुट होता है जिसमें मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत से डेटा मर्ज किया गया होता है, उदाहरणतः व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज पत्र या ईमेल। अगला है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखो अब यहाँ FTP का मतलब भी पूछा जा सकता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट या किसी नेटवर्क पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी किया जाता है। FTP सर्वर और FTP क्लाइंट के बीच संचार स्थापित करता है, जिससे उपयोगकर्ता फाइलों को अपलोड, डाउनलोड, डिलीट और मैनेज कर सकते हैं। ये मुख्यतः वेबसाइट की फाइलों को सर्वर पर डाउनलोड करने या सर्वर से डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। FTP के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है जिसमें उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अगला है विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन के संदर्भ में आप इनको किस प्रकार करेंगे। तो एक्सप्लोरर का उपयोग कर फाइलों को कॉपी और स्थानांतरित करना। तो देखो अब यहाँ फाइल को कॉपी करना और स्थानांतरित करना या ट्रांसफ़र करना या मूव करना कैसे करेंगे, तो पहले तो कॉपी करना। फाइल या फोल्डर का चयन करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, फाइल और फोल्डर का चयन करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर खोलें और उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करें। फिर दूसरा पॉइंट क्या, कॉपी करना होता है। चयनित फाइल पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प चुनें या फिर Ctrl+C दबाएं। गंतव्य फोल्डर में जाए, उस फोल्डर में जाए जहां आप फाइल कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करें। अब कॉपी करने के बाद आप जिस फोल्डर में उसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पेस्ट कर दीजिए। तो गंतव्य फोल्डर में राइट क्लिक करें और पेस्ट विकल्प चुनें या फिर आप शॉर्टकट में Ctrl+V भी दबा सकते हैं। अगला स्थानांतरित करना यानी मूव करना। फाइल या फोल्डर का चयन करें, फाइल एक्सप्लोरर खोलें और उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। कट करें, चयनित फाइल पर राइट क्लिक करें और कट विकल्प को चुनें। आप Ctrl+X भी कर सकते हैं। गंतव्य फोल्डर में आ जाए, उस फोल्डर में जाए जहां आप फाइल स्थानांतरित करना चाहते हैं, पेस्ट करें। गंतव्य फोल्डर में राइट क्लिक करें और पेस्ट विकल्प चुनें या Ctrl+V दबाएं। फिर ये नया फोल्डर बनाना। नया फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, तो नया फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है कि फाइल एक्सप्लोरर खोले। पहले हमें फाइल एक्सप्लोरर खोलना, जिसमें क्या होगा, फाइल एक्सप्लोरर खोले जहां नया फोल्डर बनाना है, उस स्थान पर जाए जहां आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, राइट क्लिक करें। उस स्थान पर राइट क्लिक करें और न्यू पर जाएं। फिर है फोल्डर चुनें, फोल्डर विकल्प पर क्लिक करें, फोल्डर का नाम दें। नया फोल्डर बनने के बाद उसे उपयुक्त नाम दे। अगला है फाइल या फोल्डर का नाम बदलना। तो फाइल या फोल्डर का पहले चयन करें जिसका हमें नाम बदलना है, उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसका नाम बदलना है। फिर नाम बदले तो चयनित फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प चुनें या चयनित फाइल पर क्लिक करें और F2 दबाएं। नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर है फाइल या फोल्डर को हटाना। तो देखो फाइल या फोल्डर का चयन करें, जिस फाइल या फोल्डर को आपको हटाना है उसका आप चयन करें,
उस फाइल या फोल्डर पर विकल्प करें जिसे हटाना है, हटाएं। चयनित फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट विकल्प चुनें, या चयनित फाइल पर क्लिक करें और डिलीट बटन को दबाएं। पुष्टिकरण, यदि पुष्टिकरण संवाद बॉक्स आता है तो यस पर क्लिक करें। इन तरीकों से आप आसानी से विंडोज में फाइल प्रबंधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। देखो, इंटरनेट वाला चैप्टर आपकी किताब में दे रखा है। तो पहला, इंटरनेट क्या है? तो देखो, इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर के कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये वैश्विक संचार और सूचना आदान प्रदान करता है, विश्व के स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट की संरचना कई नेटवर्कों के संयोजन से बनी होती है, जिसमें प्रत्येक नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह नेटवर्क एक दूसरे से डेटा पैकेट्स के रूप में जानकारी साझा करता है, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिर है, इंटरनेट के कोई दो अनुप्रयोग बताइए। इंटरनेट के दो अनुप्रयोग या दो कार्य क्या है? तो पहला है, इंटरनेट के कोई दो अनुप्रयोग, लेकिन यहाँ दो प्रमुख अनुप्रयोग का वर्णन किया गया है। पहला है ईमेल। देखो, इंटरनेट के जरिए पहले हम ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट का प्रमुख अनुप्रयोग है, यानी कि बहुत अच्छा उपयोग इसमें इंटरनेट में किया जाता है। इंटरनेट का जो उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये संचार का एक त्वरित और सुलभ तरीका है। अगला है वेब ब्राउजर। देखो, वेब ब्राउजर क्या होता है कि वेब ब्राउजिंग इंटरनेट का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइटों को देखने और उन्हें इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। फिर है वेब ब्राउजर क्या है? देखो, इसका उत्तर यहाँ पर ही मिल जाएगा, वेब ब्राउजिंग वाला ही। तो यही वो है कि वेब ब्राउजर इंटरनेट का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइटों को देखने और उनसे इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अगला ईमेल क्या है? ये जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो ये हम समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम मैसेज करते हैं एक से दूसरे को हम संदेश पहुंचाने के लिए, तो इसी पर हम इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि ईमेल के माध्यम से भी करते हैं। तो ईमेल इंटरनेट का प्रमुख अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह संचार का एक त्वरित और सुलभ तरीका है। तो इस तरह से आपका जो पेपर 2022 का जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आपका हल किया हुआ, तो अच्छे से देख के जाइएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।